नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं आपको हेलो फ्रॉम यूरोप करता हूं, आपका प्रदीप। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि इंडिया से, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से यूरोप की डोंकी कैसे लगते हैं। दैट मीन्स ह्यूमन टैरिफिंग में जो लोग इलीगल वे से एंटर करते हैं वो कैसे करते हैं। तो मैंने ये नीचे मैप दे दिया है कि जो बाया रोड भी आप यूरोप तक एंट्री हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब हमारा इंडिया ब्रिटिश इंडिया था तब से ही बाया रोड और बाया सी वो ट्रैवल करते थे। तो दिल्ली से लेके लाहौर होते हुए, अफ़गानिस्तान होते हुए वगैरह वगैरह करते बस और ये ट्रेन सब लंदन तक पहुंचती थी और बाया समुंदर भी वो फिर केरला से रास्ता होता था। चलो, ये तो एक टॉपिक अलग हो गया, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि इंडिया से यूरोप की डोंकी कैसे लगती है, जिसको हम देसी भाषा में डोंकी बोल देते हैं। दैट मीन्स कि आप इलीगल वे से कैसे यूरोप में एंटर कर सकते हो। या तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, या जो भी आपकी बिलिबिलिटी नहीं बनती, या आप उस लेवल तक नहीं जा सकते कि आपको लीगल वे से वीज़ा मिल सके। तो लेकिन अच्छा है अगर आप लीगल वे से आओ, क्योंकि आजकल हर गवर्नमेंट के पास आपका डेटा है, तो इलीगल वे से सेटल होना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। हाँ जी, चलो तो बात करते हैं इंडिया से। जो भी कंसल्टेंट होते हैं, लेकिन उनको कंसल्टेंट तो नहीं बोलना चाहिए, वो एजेंट होते हैं। कंसल्टेंट वो होते हैं जिनके पास किसी भी स्पॉन्सर की अथॉरिटी होती है, जहाँ वो कुछ कमीशन बेस पे काम करते हैं। लेकिन जो ये एजेंट होते हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। कोई किस्मत वाला होता है कि जिसका लक अच्छा हो तो उसका कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाती है। कई तो 90% लोग ऐसे होते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते, कहीं रास्ते में रुक जाते हैं। माफ़ करना, कईयों की तो मौत भी हो जाती है। तो ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये एक रियलिटी है जी। हाँ जी, तो होता कैसे है, वो आपको इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो जो उनका मेन वे है वो आपको सर्बिया तक लेके आते हैं। हाँ जी, सर्बिया जो यूरोप से पहले कंट्री पड़ती है। तो पहले तो यहाँ पे क्या होता था कि आपको इंडियन पासपोर्ट पे ऑन अराइवल वीज़ा था, तो उसमें कुछ कंडीशन होती थी कि आपको येलो फीवर सर्टिफिकेट दिखाना होता था। जैसे नंबर 2 पे आपको होटल की बुकिंग और आपकी रिटर्न टिकट। तो कुछ उनकी आपको ऑफिसर को कन्विंस करना होता, तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा देते थे। लेकिन अभी जो उन्होंने रीसेंट केस देखे हैं, तो गवर्नमेंट ने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा कर दी है, तो वो इतनी ईजी से वीज़ा नहीं दे रही। और दूसरा वे होता था अर्मेनिया। जी हाँ, एक मुस्लिम कंट्री है अर्मेनिया। तो वहाँ तक एजेंट आपको लेके आते थे, क्योंकि उसमें भी ऐसे होता था कि इंडियन पासपोर्ट पे आप ट्रैवल कर सकते थे, ऑन अराइवल वीज़ा होता था। क्योंकि इफ़ यू आर अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर, देन यू कैन ट्रैवल मोर देन 60 कंट्रीज ऑन अराइवल, जिसमें ई वीज़ा ऑन अराइवल, एंड यू डोंट इवन नीड अ वीज़ा फॉर सम फ्यू कंट्रीज। जी हाँ, तो चलो पॉलिटिकल इशू होते हैं, और जो पॉलिटिकल इनकी जो पॉलिसीज़ और टर्म एंड कंडीशन होती हैं उसके हिसाब से चलता है। तो ये तो दो तरह का था जी। तो जैसे आदमी एक बार सर्बिया जाता है, वहाँ पे एक कैंप होता है। अगर तो आप उसको क्रॉस कर गए बॉर्डर को, तो सर्बिया के साथ लगता है हंगरी, जिसको मजार बोलते हैं। वो यूरोप का, यूरोप यूनियन का, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया एंड शेंगन का पार्ट है। जी हाँ, ये काफ़ी चीज़ें हैं। पहले ये यूरोप यूनियन, सबसे पहले आता है यूरोप, जो एक कॉन्टिनेंट है, उसका तो पार्ट है ही, वो सेंट्रल यूरोप में पड़ता है। नंबर 2 पे यूरोप यूनियन, वो यूरोप यूनियन का भी हिस्सा है, जो ट्रेड करते हैं इंटरनली विदाउट एनी बॉर्डर। नंबर 3 ईईए, यूरोप इकोनॉमिक एरिया, उसका भी पार्ट है। नंबर 4 शेनिंगन, शेनिजन भी बोलते हैं, शेनिंगन भी बोलते हैं। तो 2004 से शेनिंगन का भी पार्ट है। तो उसके बाद जो भी आदमी या लड़का या लड़की कोई भी वो बॉर्डर क्रॉस करके एंट्री करता है हंगरी में। तो मैं तो इतना इजी बोल दिया कि आप बॉर्डर क्रॉस करके, लेकिन इतना इजी है नहीं जी। वहाँ पे पुलिस की बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी है। इजी करना इतना क्रॉस नहीं, 4-4 5-5 मंथ लग जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करने को। तो कई बार तो वहाँ पे आपको गोली का भी शिकार होना पड़ता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो अगर आप पीछे सर्बिया में पकड़े गए, तो फिर आपको एक वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप है, काफ़ी इंडियन लड़के हैं वहाँ पे, तो पाकिस्तानी लड़के हैं, अफ़गानिस्तान लड़के लड़के हैं, तो उनको वहाँ पे रखा जाता है। फिर उनका कुछ एक टेम्प्रेरी आईडी वगैरह बनता है, उसके हिसाब से उनकी जो आगे की जो भी सिचुएशन है, जो प्रोसीजर है वो चलता है। तो
पहले यूक्रेन से भी चलता था, तो लोग यूक्रेन आते थे, उसके बाद वीज़ा लेके इजी यूरोप में एंटर होते थे। तो अभी यूक्रेन की आपको सिचुएशन पता है कि उसकी वॉर चल रही है रशिया के साथ, अप्रॉक्सीमेटली एक साल हो गया है, तो उसमें तो भी पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन ये तरीके हैं, लेकिन ये तरीके गलत हैं। लेकिन अभी अगर आप बोलोगे कि भाई और कोई रास्ता ही नहीं है, जो बहुत से रास्ते हैं, तो अभी जो यूरोप की सिचुएशन है काफ़ी अच्छी नहीं है। रिसेशन चल रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, जिनकी सेटिंग हो चुकी है उनकी हो चुकी है, काफ़ी टाइम लगता है। तो लेकिन हर आदमी के ड्रीम होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है, क्योंकि एवरीबॉडी हैव देयर ओन चॉइस फॉर देयर लाइफ। तो मैं तो बस ये बताना चाहता था कि लोग कैसे आते हैं क्या, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारे साथ ये हो गया ये हो गया, जो मेरे नेटवर्क में थे, जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जहाँ ऐसे जो मेरी कम्युनिटी के लोग थे, उनके काफ़ी फ़ोन वगैरह आते हैं। तो मैं तो उनको सजेस्ट करूँगा कि भाई इस चीज़ के ज़रिए मत आएँ, इसमें हाईली रिस्क है। मतलब एक तरह का रिस्क नहीं बोल सकते, ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है एक तरह की, क्योंकि आपको आगे नहीं पता क्या होगा। तो आपको रिस्क लेने चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि अगर मैं नहीं चाहता भी किसी की माँ का बेटा उसकी ज़िंदगी से चला जाए। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिनका पता ही नहीं कहाँ चले गए। तो ये कोई अच्छा रास्ता नहीं है जी। हाँ जी, यूरोप में काफ़ी छोटी कंट्रीज़ हैं, अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे तो वो आपको वर्क परमिट देती हैं, 2 साल का, 1 साल का। आप उन कंपनियों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल तो काम ढूंढना बहुत इजी है, हर आदमी की एक्सेस में ऑनलाइन है, डिजिटल ज़माना हो गया है। आप ऑनलाइन एक्सेस करो, आप थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन, आप कोशिश ये करो कि थोड़ा बहुत कुछ आप सीख लो, प्लम्बिंग का, कंस्ट्रक्शन का। एट द एंड मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप आना चाहते हो आओ, बेशक आओ, बस लीगल तरीके से आओ। क्योंकि मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे यूरोप पे रहता, काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, उनकी हिस्ट्री पूछता हूँ, तो एट द एंड वो निकलता वही है कि लोग खुश नहीं है, फंस गए हैं लोग। हाँ, जो लोग जैसे मोस्टली साउथ के लोग हैं वो डायरेक्ट कंपनी आईटी वगैरह में आते हैं और कंपनी में आते हैं, जो मैकेनिकल आते हैं, उनका काम भी अच्छा है, उनकी परमानेंट भी जल्दी होती है। अभी तो मोस्टली नॉर्थ इंडियन से भी लड़के आ रहे हैं, जब फैमिलीज आ रही हैं, दिल्ली से भी लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट कंपनी में आते हैं, पढ़ते हैं 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का, कोई भी कोर्स है। दैट मीन्स कि वो आपका अपना टाइम देते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, तो उसके बाद उसको रियल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेरी तो आपसे सबसे यही उम्मीद है कि प्लीज़ गलत रास्ता मत चूज़ कीजिए। उसमें उसमें नुकसान आपका ही है, वो कंसल्टेंट या एजेंट का कोई नुकसान नहीं है, उसकी तो लॉटरी है। वो आपसे 8-10 लाख रुपया लेता है, उनके नेटवर्क बने होते हैं आगे के आगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर भी आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 110% आपका रिप्लाई करूँगा। जेन्युइन, जी मैं एक बार फिर बोलता हूँ, जेन्युइन। मैं किसी भी कोई वर्क परमिट के बारे में डील नहीं करते। हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं भी कौन कौन सी कंट्री के बारे में क्या क्या रेगुलेशन है, कितने टाइम के बाद परमानेंट हो जाता है, क्या टैक्स का सिस्टम है। हाँ, मोस्टली आप स्टडी वीज़े के बारे में पूछ सकते हो, फैमिली वीज़े के बारे में पूछ सकते हो। जेन्युइन, जी हाँ, जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होएगी मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। तो आप मोस्टली आप हो सके तो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उन पे खुद भी चेक कर सकते हैं। आजकल तो वेबसाइट हैं जो ट्रांसलेट हो जाती हैं, आप उन पे चेक कर सकते हैं इनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट हैं। तो यही उम्मीद है कि आपके सपने पूरे हों, जो आप ड्रीम देखते हो वो आपके पूरे हों। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।